नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी, एक तो चाय पर चर्चा चल रही है, लेकिन आपके तो नाम पर चर्चा चल रही है कि आप बनारस से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ आप उतरेंगे, मोदी को चुनौती देंगे। आप जाने? अरे चर्चा आपके नाम की और जाने मीडिया। निश्चित तौर पे, क्योंकि चर्चा तो मीडिया ही करती है ना। लेकिन कुछ तो सुगबुगाहट होगी। मीडिया में है, आपको बिल्कुल नहीं? मुझे मालूम नहीं है। अरे सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट दिग्विजय, मैं आपसे कभी मजाक करने का मेरा रिश्ता नहीं रहा है। नहीं, सही बात है, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन तो क्या ये सब सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी है? मुझे इसलिए लगती है हवाबाजी क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझसे किसी ने बात नहीं की। लेकिन कांग्रेस में भी ये तो माहौल है कि अगर मोदी को कोई, जिसे कह सकते हैं, बांध के रख सकता है तो दिग्विजय सिंह बांध के रख सकते हैं, तो फिर दिग्विजय सिंह को जाना चाहिए। जिसने भी आपसे ये बात कही है कि मैं इस लायक हूँ, तो उनके प्रति आभारी हूँ। कहा यह जाता है कि जब आपको राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला और उसके बाद जब आप सोनिया जी को, कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देने गए थे, तभी आपने ये कह दिया था कि मुझे अगर कांग्रेस उतारेगी मोदी के खिलाफ तो मैं तैयार हूँ। मैं तो शुरू में ही इस बात को कहता रहा हूँ कि मुझे जहाँ से आप लड़ाइएगा मैं लड़ने तैयार हूँ। राज्यसभा देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ और विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ, व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ता। आपने तो उत्तर प्रदेश में बहुत, जिसे कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करी है। आप तो प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के, आप वहाँ के रग रग को जानते हैं, तो फिर आप जाइए, खुलेआम बोलिए कि हाँ भाई मैं दे रहा हूँ, मैं मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश को समझने के लिए जीवन भर बीत जाए तो नहीं समझ पाएगा कोई। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रांत ही नहीं है, बहुत ही राजनीतिक जागरूक प्रांत है। वहाँ की बच्चा बच्चा पॉलिटिकल आदमी है। वहाँ का एक एक नागरिक जो है वो पॉलिटिक्स समझता है, देखता है और करता है। लेकिन मोदी की जिस तरीके से हवा चल रही है, दिग्विजय सिंह तो खुद ही इतने सोशली और पॉलिटिकली, जिसे कहते हैं, बहुत सैवी पॉलिटिशियन है। आप क्या देख रहे हैं? इतनी हवा हर जगह, मोदी कह रहे हैं बयार बयार अब की बार मोदी सरकार। ऐसा है, पहली बात तो मोदी जी ने भाजपा को ख़त्म कर दिया। अब ना अटल जी हैं, ना आडवाणी जी हैं, ना सुषमा स्वराज है, कहीं कोई का चेहरा नज़र नहीं आता। दूसरी बात, अगर इतनी ज़ोर की हवा चल रही है, फिर दूसरी पार्टी से उम्मीदवार उधार क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों लोगों को दूसरी पार्टी से लेकर टिकट दिए जा रहे हैं? सोने राम जी जो चुनाव हार गए कांग्रेस से, उनको बाड़मेर जैसलमेर से टिकट दे दिया गया। क्या भाजपा के पास कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा था? तो अगर हवा है तो वहाँ तो खंबा भी जीत सकता है। तो इसकी हवा है कहाँ? मीडिया में हवा है। आप लोग कहते हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि मीडिया में हवा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे तो वो हवा जो है वो फैल चुकी है। ऐसा तो नहीं है। इसलिए मेरा आप तो वो बात जो कहना चाह रहे थे वो तो पहुंचा चुके हैं हम लोग। मेरी प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया कि इतनी हवा है तो कांग्रेस के उम्मीदवार उधार में क्यों लिए जा रहे हैं? उनके पास उम्मीदवारों की कमी क्यों है? अगर हवा ही है तो उनके कार्यकर्ताओं को अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाहर से पार्टी से लाकर टिकट क्यों दिए जा रहे हैं? आपको लगता है कि मोदी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है? एकदम क्लियर कट। बिल्कुल नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जनता नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें आज तक मिली हैं, वो 180-182 सीटें मिली हैं अटल जी की हवा में। अटल जी की हवा से बड़ी हवा मोदी की नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास इतनी सीटें आ जाएंगी उनके सहयोगियों के दल के साथ भी कि वे सरकार बना पाए। जो माहौल बनाया गया है बीजेपी के, चाहे वो ओपिनियन पोल्स हो, चाहे वो जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स गवर्नेंस के हो सकते थे, वो यूपीए सरकार के ऊपर डाल दिए गए और ये कहा जा रहा है कि ये इतनी फुल ऑफ करप्शन की सरकार, और उसके सामने मोदी का ये चेहरा जो कि गवर्नेंस जानते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, तो इस बात को तो लोगों तक पहुंचा दिया गया है। गवर्नेंस की अगर बात करती हैं, एक राज्य बता दीजिए जिसमें कि 30 से ज़्यादा पुलिस अफसर जेल में बंद हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बता दीजिए कि जहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि
इस प्रांत में इस प्रकरण में न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए इस प्रांत के बाहर इसकी पैरवी होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। एक प्रांत बता दीजिए, गवर्नेंस की आप बात कर रही हैं ना, जहां कन्विक्टेड आदमी आज भी मिनिस्टर है। एक प्रांत बता दीजिए जहां 4000 गांव में आज भी पानी टैंकर से दिया जाता है। एक प्रांत बता दीजिए जहां की सबसे ज़्यादा पर्यावरण में नुकसान अगर कहीं हुआ है, मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट अगर आज कहीं का दर्जा दिया जाता है तो वो गुजरात कहा जाता है। गवर्नेंस की आप बात कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कर्जा अगर कहीं पर है तो गुजरात पर है। वो प्रांत जहां 95 में डेट फ्री था, आज 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा उस पर है। प्रति व्यक्ति अगर कर्जा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात। इसमें मेरे पास और भी सूची है। नहीं, मैं आप इतना सारा लंबा चौड़ा आपने कुछ फहरिस्त लंबे से डाटा फैक्ट है, सुनाया है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डेटा जो आप बातें कह रहे हैं, आप गवर्नेंस की बात कर रही थी ना, वो आपके ही अंदर रह गई ना। कांग्रेस बात को प्रचार नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं तो आप लोग फेल कर गए। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन अगर मीडिया भी करे, हम जब आरोप लगाते हैं तो आप लोग बताते नहीं हैं। अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप हमारे जो शक्ति सिंह गोहिल हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे चले जाइए। जो मैं बात कह रहा हूँ एक एक बात उस पर है। जो बात अरविंद केजरीवाल जी को मीडिया ने हाइप किया, वो सारी बातें कांग्रेस पहले भी कह चुकी है, लेकिन आप लोग प्रचारित नहीं करते। हमारे एक प्रांत बता दीजिए जहां हर सेशन में पूरे ऑपोजिशन को बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये गवर्नेंस है क्या? ये डेमोक्रेसी है क्या? लेकिन मोदी का चैलेंजर जो है वो आज की डेट में कांग्रेस ना होके अरविंद केजरीवाल हो गए। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और अगर उसे किसी को वो चैलेंज ना कर पा रही हो, और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी जो कुछ महीनों पहले बनी, वो आके चैलेंज कर रही है। अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में दोनों में समानता है, दोनों की मानसिकता एक जैसी है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में अगर 28 सीटें मिल जाती हैं तो वो राष्ट्र के नायक बन जाते हैं, पीएम के उम्मीदवार बन जाते हैं। मुलायम सिंह जी जो काफ़ी सीटें लेकर आते हैं, यूपी में सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 3-3 बार बने हैं। मायावती जी 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। पूरे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी हुई हैं, जयललिता बनी हुई हैं। वो आपके लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। और एक व्यक्ति जो कि ये वैसे आपने इस बात में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बात कह दी है दिग्विजय सिंह जी। आपने अपने जितने चुनाव के बाद के मित्र हैं उनका नाम गिना दिया है प्रधानमंत्री। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ये सब 2-2, 3-3 बार के मुख्यमंत्री हैं जिनके पास जमीन है, वो चैलेंजर नहीं है। चैलेंजर किसको बना रहे हैं? जिसको कि आपने, जो कि 1 महीने भी सरकार नहीं चला पाया। जो व्यक्ति ने लोक आयुक्त का कानून को अमेंडमेंट करने के बजाय जो बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता था, उसमें उन्होंने नया कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ वो कानून बनाना चाहते थे। उस बात को लेकर वो अपने आप को अलग उन्होंने कर लिया। लेकिन एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल बनाने में तो कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। तो अरविंद केजरीवाल का कद तो आपने बढ़ाया। अगर अरविंद केजरीवाल को उस तरीके की पोजीशनिंग नहीं मिली होती तो क्या एंटी करप्शन मूवमेंट का सेहरा जो था वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाता? जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, मैंने शुरू से कहा था कि अत्यधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो कि अन्ना हजारे का शोषण कर रहा है, और वो बात मेरी सही निकली। आज अन्ना हजारे जी से आप एक बार आमने सामना, एक बार अन्ना हजारे जी के साथ
अरविंद केजरीवाल जी के विषय पे कर लीजिए, सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन मैं तो यही मैं आपकी बात सहमत कर रहा हूँ कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल रही है, लेकिन ये कि संवेदनशीलता थी हमारे सरकार की कि करप्शन के इशू पर जो लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये अति संवेदनशीलता का ही परिणाम था, जिसकी वजह से 5 कैबिनेट मंत्रियों ने कमेटी में बैठकर घंटों, सैकड़ों घंटे इस बात पर बिताए कि कैसे अच्छा लोकपाल बिल बनाया जाए और कैसे लोगों की जो एक पीड़ा है मन में करप्शन के खिलाफ, उसको हम लोग परिभाषित करें एक कानून में। ये प्रयास किया गया। लेकिन आप इस बात को आज मानेंगे? मैं निश्चित मान रहा हूँ आप लोगों से बहुत बड़ी गलती और भूल हुई। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हमको केवल इतना करना चाहिए था कि पार्लियामेंट की ऑल पार्टी कमेटी बनाना चाहिए था और उसके सामने स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनती ही है। स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये लोग अपना जाके अपना पैरवी करते, अपनी बात कहते तो ठीक बात होती। इसका मतलब आप अपने सरकार को, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को, जो केंद्रीय मंत्री, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से इतना रेड कारपेट ना बिछाया होता, ना अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आई होती। मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हमारी अति संवेदनशीलता के कारण ये गलत कदम हमको उठाना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए दिग्विजय सिंह जी कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आज की डेट में खास करके अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो एजेंडा तो सेट कर रही है। आप इसको कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल खिलाफत की और आए और डंके की चोट पर शीला दीक्षित के सामने खड़े हुए, शीला जी जैसे कद्दावर नेता को हराया। उसी तरीके से वो आज मोदी के सामने जा रहे हैं। जीते ना जीते इज अ सेकंड थिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही हैज द गट्स टू फाइट। अच्छा, व्हाट इज द एजेंडा? जो सेक्युलर और जो मुस्लिम वोट है बनारस का, वो अरविंद केजरीवाल असब करना चाह रहे हैं और कांग्रेस में इसमें पिछड़ती हुई दिख रही है। मोदी जी का बनारस से लड़ने का मकसद ही है कि कैसे हिंदू मुसलमानों में बंटवारा कराया जाए, ये उनका मकसद है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वहां पे जाके चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो सेक्युलर वोट रहा हुआ है उसको ही ले रहे हैं ना। ये गिमिक्री जो है, ये अरविंद केजरीवाल को मुबारक हो। कांग्रेस इस तरह की गिमिक्री नहीं करती। अरविंद केजरीवाल केवल नौटंकी के दम पर ही पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी नौटंकी के दम पर पॉलिटिक्स नहीं करती। तो फिर दिग्विजय सिंह जी का नाम बनारस के लिए क्यों चला है? या आप जानिए। जो सेक्युलर या मुस्लिम्स या उनकी बात करते हैं, आप आजमगढ़ गए, आपको मालूम तो है कि जब मैं आजमगढ़ गया था तो मुझे एक तरफ आरएसएस और बीजेपी ने काले झंडे बताए, दूसरी तरफ उलमा काउंसिल ने भी मुझे झंडे दिखाए। कांग्रेस कट्टरपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा का विरोधी रहा है, था और रहेगा। हम लोग इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा की ताकतों के साथ आज़ादी के पहले संघर्ष करते रहे, आज कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने कभी इन लोगों के साथ समझौता नहीं किया। तो इसीलिए तो ये बहुत लाजमी है कि दिग्विजय सिंह जी को बनारस का कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि सेक्युलर फेस तो वही है। क्योंकि आप दोनों तरफ जाते हैं, आप दोनों तरफ दोनों की बात करते हो और डंके की चोट पर बात करते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस अगर अपना कोई इम्पोर्टेंट एक बड़ा कद्दावर नेता वह नहीं देती है तो ये दिखेगा कि कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली। तो क्या हार मानने के लिए कांग्रेस तैयार है? आप निर्णय का इंतजार तो करिए, उम्मीदवार तय हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता आपको कहते हैं, अगर कांग्रेस अध्यक्ष कहती हैं कि आपको वहां से लड़ना चाहिए, तो आप जाएंगे? मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का और हर आदेश का पालन करूंगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां जाने में? मुझे किसी बात की प्रॉब्लम कभी नहीं रही है। मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसने हमेशा एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी है और कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना सीमी के साथ, ना बजरंग दल के साथ, ना किसी और के साथ। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, उसको मैं ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ पालन करता रहा हूँ, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए मिनिस्टर, एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द AICC।
अच्छा दिग्विजय जी, एक मोदी की बायोग्राफी आई है, उसमें ये लिखा गया है कि जब 2002 का राइट्स हुआ तो गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने आपको एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फ़ोन किया था कि मुझे सहायता चाहिए, पुलिस फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस की सहायता चाहिए, जिसको आपने नकार दिया। मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, और मुझे हैरत है इस बात की कि वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जरा वो पत्र तो मुझे दिखा दें कि जो उन्होंने सरकार ने पत्र मध्य प्रदेश सरकार को लिखा हो। कह रहे हैं आपसे फोन पर उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की थी। बिल्कुल झूठ, अव्वल दर्जे का झूठ। मेरी आज तक नरेंद्र मोदी जी से फोन पर कभी बात ही नहीं हुई। हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे हैं भाजपा के मध्य प्रदेश के, और उनकी नस नस से मैं वाकिफ हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने सरासर झूठ बोला है, मुझे कोई उन्होंने फ़ोन नहीं किया। जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जो हैं वो नरेंद्र मोदी से बेहतर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, और सुषमा जी ये ट्वीट करती हैं कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से अच्छे बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये क्या है? ये इतनी भाईचारा, इतना ऐसा नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये परंपरा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा जी का हक मार के मोदी जी को ले आए। सुषमा स्वराज एक मॉडरेट फेस है बीजेपी का, जिस तरह से अटल जी एक मॉडरेट फेस थे बीजेपी के, जिसके इर्द गिर्द जो लोग आरएसएस से नाराज रहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स से नाराज रहते हैं, उन लोगों ने भी अटल जी को अपना समर्थन दे दिया था। आज यदि अगर आप बीजेपी के लीडरशिप में देखेंगे तो सुषमा स्वराज एक ऐसी का व्यक्तित्व है जो कि संघ आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिनकी उत्पत्ति जनसंघ से नहीं हुई है, जिनकी उत्पत्ति स्टूडेंट पॉलिटिक्स और सोशलिस्ट हुआ है और जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट से निकली हुई हो है। तो वो एक क्रेडिबल फेस है फॉर सेक्युलर एंटी कांग्रेस पार्टीज, इसलिए शी वुड हैव बीन अ मच बेटर चॉइस, ये मेरा कहना है। तो उन्होंने भी तो ये कह दिया कि राहुल गांधी से बेहतर दिग्विजय सिंह हो सकते, तो ये क्या है इतना ये भाईचारा जो चल रहा है आपस में? वो तो एक कहने की बात हो गई। दिग्विजय सिंह कोई प्रधानमंत्री का दावेदार थोड़ी ना है। लेकिन उनका ये कहने का क्या मतलब था? वो क्या 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 कहना चाह रही है? ये तो उनसे पूछिए। लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो आम जनता हो, मिडिल क्लास हो, प्रोफेशनल्स हो, सब कह रहे हैं कि मोदी आएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2004 में सेंसेक्स 5000 के आसपास था, आज सेंसेक्स 22,000 पर है। ठीक है, इस देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो $600 बिलियन था, आज $2 ट्रिलियन है। अगर कैपिटल मार्केट में किसी को फ़ायदा हुआ है तो कॉर्पोरेट्स को हुआ है कि नहीं हुआ है? एक। दूसरा, अगर शेयर बाज़ार में 5 गुना वृद्धि हुई तो किसको फ़ायदा हुआ है? मिडिल क्लास को, जो शेयर खरीदता है। तीसरा, लेकिन ये सारा मिडिल क्लास आपसे उबा हुआ है, क्यों? ये तो विश्लेषण करने की बात है, लेकिन इसमें 10 साल में यूपीए सरकार में फ़ायदा किसको हुआ है? मिडिल क्लास को हुआ है, कॉरपोरेट्स को हुआ है। आज कॉरपोरेट्स के ऊपर 1.25 लाख 1.5 लाख का कर्जा है, क्या वो भी हम लोग वसूल ना करें? बैंक उनको एनपीए बना दे। कॉरपोरेट हमसे केवल एक बात से नाराज़ है कि 2G के स्कैम में हम लोग उनकी जो उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म किया था उसमें हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, इस वजह से नाराज़ है। लेकिन आज की डेट में लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम मोदी को क्यों वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमें ये पता है कि हम अनुराधा जी ये सरकार बदलना चाहते हैं। यही तो डेमोक्रेसी की शक्ति है कि एक व्यक्ति अपने वोट से सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है। यही तो डेमोक्रेसी की शक्ति है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स ने
डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये हमको दिया है, उनकी देन है ये शक्ति। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में तो कांग्रेस अंडर 100 हो जाएगी, इस तरीके की बातें आ रही। ओपिनियन पोल्स हो, चाहे ओपिनियन पोल आप कह रही है ना, तो 2004 में तो एनडीए को 300 की सीटें मिल रही थी। 2004 तो गुजर गया, 10 साल हो गया। 2009 में भी आपने उनको सरकार बनवा दी थी। आप ये बताइए क्या कारण है कि मीडिया और ओपिनियन पोल हमको कांग्रेस की सरकार बनने से खिलाफ क्यों रहता है? एक नाराजगी तो कांग्रेस और यूपीए सरकार से है ना, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हर सत्ता में जो सरकार रहती है थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को चुनाव के पहले ही राइट ऑफ कर दिया जाए, जिस प्रकार से आप राइट ऑफ कर रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही है कि 16 मई के बाद भी आप हमसे कभी बातचीत करिएगा तो फिर उस पर और विश्लेषण करेंगे। आप आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के इंचार्ज हैं। आंध्र प्रदेश में डिवीजन के बाद, बंटवारे के बाद सीमांध्र में खास करके बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की, और वैसे ही अगर आप तेलंगाना ले लीजिए तो जिसके भरोसे आपने बंटवारा कराया था वही गच्चा दे के चला गया। आपको बड़ी गलत फहमी है कि हमने टीआरएस के भरोसे बंटवारा कराया था। हमने बंटवारा कराया था हमारे वादा करने के उपरांत सभी राजनीतिक दलों ने जब सहमति दी तो हमने बंटवारा कराया था। बंटवारा कोई टीआरएस के भरोसे नहीं हुआ था। लेकिन टीआरएस बस समझ लीजिए, टीआरएस को कभी 20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिला है 117 119 सीटों में। तेलंगाना की 10 जिलों में से टीआरएस केवल 4 और कुछ 4.25 जिलों में उसका अस्तित्व है, और उसमें ग्रेटर हैदराबाद का जो एरिया है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ लगभग 35 सीटें हैं। 35 सीटों के अंदर तो वहाँ टीआरएस है भी नहीं, इसलिए कांग्रेस पूरे स्टेट में है, टीआरएस कुछ जिलों में है, और कांग्रेस बैसाखियों के दम पर नहीं चलती। लेकिन आज तो वही लग गया, आपके तो अपने खुद के किरण रेड्डी बाहर निकल गए। आपके तो काहे के लिए गए हैं वो? अब किरण रेड्डी जी की हालत बताइए क्या हो रही है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है। 2009 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। आज के देश में आंध्र प्रदेश से लगता नहीं है कि कांग्रेस को कोई भी सीट आ रही है। कहीं बढ़ेंगी, कहीं बढ़ेंगी, कहीं घटेंगी। आपको नहीं लग रहा है कि वहां से जैसे कुछ पॉलिटिकली ऐसा हो गया जिससे कांग्रेस से लोगों का मन भर गया? तेलंगाना का राज्य गठन करने का निर्णय कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, कोई वोटों के लिए फैसला नहीं था। तो फिर अभी करने की क्या जरूरत थी? एक वादा था, उस वादा को निभाना था, वो हमने निभाया। इलेक्शन से ठीक पहले करने का क्या जरूरत थी? ये तो सबकी सहमति मिलेगी तभी तो किया जाएगा ना। सबकी सहमति मिली, हमने कर दिया। दिग्विजय सिंह जी से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात बताइए दिग्विजय जी, क्या आपको लगता है कि 10 साल में जो चूंकि यूपीए की सरकार रही और एक पार्टी की सरकार रही और प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, क्या हुआ? क्या चीजें क्यों हाथ से निकल गई? हाथ से निकली कहाँ है? नहीं, लेकिन एक माहौल तो बन गया। माहौल बना है, लेकिन इतना मैं बता दूं, हम लोग अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोगों ने अपनी तैयारी 2014 के चुनाव के लिए पूरी कर ली है। हमारा मीडिया कैंपेन जारी है। हमारे एक सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स चुनाव के काफ़ी पहले हम लोगों ने तय कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि पहली बार इस बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार अपने काफ़ी पहले तैयार कर दिए थे, अनाउंस कर दिए हैं। नहीं तो आखिरी डेट तक भी हमारे यहाँ उम्मीदवार बदलते रहे, बनाते रहे, तो इसलिए तैयारी हमारी पूरी है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के कहने या उनके दिखने के बाद कांग्रेस भी वैसे ही डिसीजंस लेने लगी। अदरवाइज आपके जो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं बड़ौदा नरेंद्र मोदी के सामने उसका इलेक्शन। केजरीवाल जी को क्यों? अदरवाइज क्यों ये डिसीजन लेना पड़ा कि लास्ट मिनट पे आप अपने कैंडिडेट को हटाते हैं? और जो कि उत्तर प्रदेश जैसा इम्पोर्टेंट स्टेट है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करने का हमने हमेशा प्रयास किया है। आपके उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जिनको चुनाव लड़वाना, जिनके नेतृत्व में चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा था,
वो खुद ही वहां से निकल गए, अब वो खुद बड़ौदा चले गए, तो अब उत्तर प्रदेश को कौन संभालेगा? और कहते हैं द रोड टू पार्लियामेंट इज थ्रू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है, केवल 2-4 सीटें बची हुई हैं। उसके लिए जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अभी दूसरा किसी को काम सौंपा जा रहा है। क्या आप बनने वाले हैं? नहीं, मैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा मेरे पास चार्ज है, तो मेरे को तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपने बड़ी सोशल इंजीनियरिंग करी है, पहले भी आप पिछले चुनाव में आप उत्तर प्रदेश के वहाँ पे इंचार्ज थे। मैं इंचार्ज था और हमारी 9 सीटों से बढ़ के 22 सीटें हुई थी। विधानसभा में हमारी को जितनी उम्मीद थी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 21 सीटों से बढ़कर हम 29 सीटों पर पहुँचे थे। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में मुझे काम करने का 3-3.5 साल मौका मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है कि कोई भी व्यक्ति जीवन भर बीत जाए। मैंने देखा उत्तर प्रदेश की जिन्होंने जीवन भर राजनीति की है, उनको शायद कितने विकास खंड हैं, कितने जिले, उनके नाम तक याद नहीं रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बुरी स्थिति है इस बार। पिछली बार भी अनुराधा जी आपने हमको कहा था 9 से घट के 5 सीटें हो जाएंगी। ये सारे ओपिनियन पोल हमको आपने दिखाए थे पिछली बार। अच्छा, ये बताइए कि कहीं एक ऐसा इलेक्शन के बाद ये माहौल बनता है, ममता जी, जयललिता, मायावती और मुलायम सिंह, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बन के, तो क्या कांग्रेस तैयार होगी उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे से? ये तो बहुत ही एक संभावना की बात आप कर रही हैं, इसलिए अभी इस पर कुछ बातचीत करना अनुचित है। लेकिन पॉलिसी वाइज एंड पॉलिटिकली तो सो कॉल्ड सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर का डिवीजन तो होगा ना। ये अभी इस मामले में हम कुछ बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जब समय आएगा तब निर्णय लिया जाएगा। अगर थर्ड फ्रंट की कोई सरकार बनती है तो कांग्रेस उसको एक स्टेबिलिटी के नाते सपोर्ट करेगी। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी यूपी में 40 से 50 सीटें जीत जाएगी? ना, पूरी 80 सीटें जीतेगी। क्यों? लेकिन वो उन लोगों का दावा है कि भाई हम 40 से 50 तक जीतेंगे। दावा पूरे करिए ना, फिर 40-50 क्या होता, पूरे 80 सीटें को करिए। आप ये बताइए कि बनारस के लिए आप तैयार हैं मेंटली? You are ready to go to Banaras? Mentally, I am prepared to follow every decision of the Congress party. So the Congress party says, आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि दिग्विजय सिंह आप जाइए और बनारस को अपना समर बनाइए, तो दिग्विजय सिंह उठ के चले जाएंगे। मेरी पार्टी की लीडरशिप के हर आदेश का पालन करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा करें तो दोनों में बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस बनता है। दिग्विजय सिंह जो कि राहुल गांधी के गुरु रहे। मैं गुरु कभी नहीं रहे ना उनको गुरु को रखने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप यूपी में उनके साथ रहे। हाँ, साथ मैंने काम किया है। और आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, तो इसलिए उस तरीके से कहा जा सकता है। दिग्विजय सिंह जी को क्या लग रहा है कि जो स्टार्क क्रिएट किया गया है मोदी एंड राहुल गांधी, तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कहीं भी खड़े नहीं होते हैं मोदी के सामने। एक बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने 1-to-1 इंटरव्यू एक बार करण थापर जी को दिया था और मैदान छोड़कर भाग गए थे, और राहुल गांधी जी ने अर्नब गोस्वामी के सामने 1.5 घंटे तक का इंटरव्यू दिया। मैं चाहता हूं कि अनुराधा जी एक बार 1-to-1 तो कर लीजिए उनसे, नरेंद्र मोदी जी के साथ। आप वो किसी के साथ 1-to-1 नहीं करेंगे। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते नरेंद्र मोदी जी। आप उनको साहसी, बहादुर, 56 इंच का सीना वाला आदमी बताते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से क्यों घबराते हैं? प्रश्नों से का उत्तर देने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनका ऐसा है, वो जैसे एक बुली होता है ना, एक जो इसका सबको धौंस देना, दपट करना, आंख दिखाना। हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े कायर होते हैं। वैसे ही श्री नरेंद्र मोदी हैं। आप उनको कायर कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो गांव के एक बुली होता है ना, सबको डरा के धमका के राज करना चाहता है, वो सबसे बड़ा कायर होता है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि वो ये एक नरेंद्र मोदी जिनको आप कायर कह रहे हैं, उन्होंने पूरी बीजेपी को सब कर लिया है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, केवल पैसे के दम पर उन्होंने पूरी बीजेपी और संघ पे कब्जा कर लिया है। तो पैसा कहाँ से? वो तो एक चाय वाले के बेटा है, पैसा कहाँ से आ गया?
अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, सब गायब है, बीजेपी समाप्त है, बीजेपी के अटल जी का नाम नहीं, अडवाणी जी का नाम नहीं, सुषमा जी का नाम नहीं। राजनाथ सिंह जी ने एक दिन पोस्टर पे अपना लगा दिया, आधे घंटे में वो पोस्टर हट गया और मोदी जी का पोस्टर लग गया। ये सब आया है पैसे के माध्यम से। लेकिन उनको पैसा दे कौन रहा है? आपको सब मालूम, मुझसे क्यों पूछती हैं? नहीं, लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं कि उनकी पूरी जो उनका जो पर्सोना क्रिएट किया गया है, पूंजीपतियों के नुमाइंदे हैं। और पूरे मुख्यमंत्री काल में केवल पूंजीपतियों को ही उन्होंने मदद की है। सैकड़ों आत्महत्याएं किसानों ने की हैं, जिनकी जमीनें पानी के मोल बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, पूंजीपतियों को दे दी गई। आज प्रदेश में गुजरात सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्टेट है। आज तक उन्होंने किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर पर कार्रवाई नहीं की। आज वही उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं देश में। लेकिन आप लोग अगर सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं, तो इसको तो आप उनको सैल्यूट करेंगे ना। किनको सैल्यूट करेंगे? नरेंद्र मोदी। आप कह रहे हैं कि आप लोग सब जानते हैं, आप जानते होंगे तभी तो कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, आपके जानने के बावजूद, अगर पूंजीपति और जितने बड़े हाउसेस हैं, अगर वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को नुमाइंदा बनाया हुआ है, तो कुछ तो बात होगी ना। जी हाँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, उनके जितने भी जो भी टैक्स कंसेशंस हैं, सस्ती ज़मीन दे देना, टैक्स कंसेशन दे देना, उनको खुले रूप से पोल्यूशन करने देना, ये उनका एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का यदि कहीं उदाहरण आपको देखना है तो गुजरात में आप देख लीजिए। पर वो तो डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट किस बात का? जहाँ 4000 गाँवों के अंदर पानी नहीं मिलता, जहाँ की नहरों का निर्माण आज तक नहीं हुआ, जहाँ के आप समझ लीजिए कि जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में MOU साइन किए थे, उसमें 10% का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कौन से सेक्टर में आज गुजरात नंबर 1 पे है, मुझे बता दीजिए। पर कैपिटा इनकम में नहीं है, हाईएस्ट डेट आज उनके ऊपर है। किस बात का डेवलपमेंट की आप बात करती हैं? गुजरात तो हमेशा से डेवलप्ड स्टेट रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग से क्या चूक हो गई कि अगर मोदी में इतनी खामियां थी तो आप लोग इन चीजों को बता नहीं पाए? अरे हमसे चूक क्या हो गई, मुझे बताइए। अडवाणी जी से क्या चूक हो गई, सुषमा जी से क्या चूक हो गई, जो आज वो सब गायब है और मोदी 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 चारों तरफ है। लेकिन उनको लग रहा है ना कि उनकी सरकार आएगी तो मोदी के दम पर ही आ रही है। जरा उनसे जरा पूछ तो लीजिए अकेले में जाके, क्या क्या बीत रही है उन पर। क्या लगता है क्या बीत रही है? दिग्विजय सिंह जी को क्या लगता है? आप उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए हुए हैं। मेरे मित्र कई लोग बीजेपी में मेरे मित्र हैं, संघ में भी मेरे मित्र हैं। मैं जानता हूं कि आज उनकी पीड़ा क्या है। संजय जोशी जैसा एक ईमानदार व्यक्ति, उसके साथ क्या बीती है, और पूरा का पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी ने बनाकर उस व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है मेरे पास। पर मोदी या बीजेपी अभी तो ये कह सकती है ना कि दिग्विजय सिंह जी को तो ऐसे भी छपास लगी रहती है, बहुत बोलते हैं, कभी ट्विटर पे तो कभी फेसबुक पे बोलते ही रहते हैं, तो वो कुछ भी बोलते रहे, उनकी बातों का वैल्यू नहीं। एक बात सुन लीजिए, एक मेरा ट्विटर, एक मेरा बयान, एक मेरा स्टेटमेंट बता दीजिए जो स्टेटमेंट गलत हो, या जो स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, या जो स्टेटमेंट कांग्रेस की इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज और आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, एक बता दीजिए। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को ना तो खाली छपास लगी रहती है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे प्रश्नों का, मेरे रिएक्शन का जवाब उनके पास नहीं होता है। और भाजपा की ये खूबी है कि वो जब उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वो इसी प्रकार की बात करते हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी को राहुल जी के खिलाफ लड़ने की बात है, उनका निर्णय है। उमा भारती को भी कह रहे सोनिया जी के खिलाफ लड़ाएंगे। वो तो बाबा रामदेव की कैंडिडेट है। बाबा रामदेव को आप कहते हैं कि आपने इतना ना उनको टारगेट किया था कि अब वो एकदम नमो नमो हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का परिवर्तन करके जो नमो नमो का
इन्होंने अपभ्रंश किया है भाजपा का, भाजपा ने, मोदी के पीआर एजेंसी ने, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे धर्म पर ये आक्षेप है, धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। आपने इतना ना रामदेव जी को घेरा कि वो जाकर के बिल्कुल मोदी के साथ में चले गए, क्या बात है, क्यों? क्योंकि मोदी जी को बाबा रामदेव जैसे लोग ही पसंद आते हैं, जो कि फर्जी डिग्री बनवाएं, फर्जी पासपोर्ट बनवाएं, फर्जी लोगों को चूरन बांट कर ये पैसा कमाएं, उनको ऐसे ही लोग पसंद है। बाबा रामदेव ने उमा भारती का नाम चलवाया है सोनिया जी के खिलाफ। जी, मैंने कहा ना कि आजकल निर्णय बाबा रामदेव कर रहे हैं, अटल जी और अडवाणी जी निर्णय नहीं कर रहे भाजपा में। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।